हाय एवरीवन, हमारा आज का टॉपिक है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जो कि डाल्टन ने 1808 में दिया था। सबसे पहले इसमें डाल्टन ने एटम के बारे में बताया था कि एटम क्या होता है। तो इन्होंने बताया था कि मैटर के किसी भी मैटर के एक्सट्रीमली स्मॉलेस्ट पार्टिकल मैटर के किसी भी मैटर के एक्सट्रीमली स्मॉलेस्ट पार्टिकल को एटम बोलते हैं। इन्होंने इसमें बताया। अब एटम को इन्होंने बताया कि जो एटम है, atom can neither be created atom can neither be created nor be destroyed। और फिर इन्होंने बोला कि किसी भी पार्टिकुलर एलिमेंट में जो एटम्स होंगे वो एक जैसे होंगे। जो उसके सारे जो एटम्स होंगे वो एक जैसे होंगे, यानी कि एटम एटम ऑफ अ पर्टिकुलर element will be similar in all respect। इसका मतलब क्या है? डाल्टन ने बताया कि कोई भी एक एलिमेंट है, जैसे मान लीजिए Na है। Na में इसके जो भी एटम्स होंगे, उसका एटॉमिक मास ले लीजिए, उसका एटॉमिक साइज, एटॉमिक शेप, इसके जो भी एटम्स होंगे वो सारे एक जैसे होंगे। और फिर इन्होंने ये भी बोला है कि डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मास होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। उसके जो भी डिफरेंट एलिमेंट, जैसे यहाँ पे उसको लिख लेते हैं। डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट एटम्स एंड हैव डिफरेंट एटॉमिक मासेस। अब इसमें इन्होंने ये बताया है कि अलग अलग के जो भी डिफरेंट एलिमेंट्स रहेंगे। मान लीजिए यहाँ पे देख लेते हैं, Na है, Mg है, K है। ये डिफरेंट जो भी एलिमेंट्स हैं, इनके जो एटम्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, उनका जो एटॉमिक मास होगा वो डिफरेंट होगा। उसके बाद देखिए इन्होंने क्या बताया है कि जो एटम में किसी भी जो एटम है वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में चेंज नहीं होता है। डू नॉट चेंज इन एनी केमिकल रिएक्शन। यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो एटम है उसमें कोई भी बदलाव नहीं आता। और जो
जो भी दो, उसके बाद इन्होंने क्या बताया है कि कोई भी दो एलिमेंट्स आपस में जब मिलते हैं तो उनके सिर्फ जो एटम्स होते हैं उसमें रीअरेंजमेंट होता है, और वो एक फिक्स रेशियो में मिल करके वो जब कंपाउंड बनाते हैं तो जो कंपाउंड बनता है वो फिक्स सिंपल रेशियो में बनता है। यानी कि टू और मोर एलिमेंट्स combine to form compound। टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड। जब वो कंपाउंड बनाते हैं तो उनके जो एटम्स होते हैं, देयर एटम्स कंबाइन इन अ फिक्स सिंपल होल नंबर रेशियो। जब दो या दो से अधिक एलिमेंट्स कंबाइन होकर कोई कंपाउंड बनाते हैं तो उनके जो एटम्स होते हैं वो आपस में एक फिक्स सिंपल रेशियो, फिक्स्ड सिंपल होल नंबर रेशियो में, यानी कि वो ये नहीं है कि कोई पॉइंट में आएगा, सिंपल होल नंबर रेशियो में वो आपस में कंबाइन होता है। जैसे मान लीजिए जो H2O है, ये एक फिक्स्ड होल नंबर रेशियो में दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर के H2O बनाया है। तो ये तो हो गया उनका कि जो उन्होंने बताया। अब इसमें चेंजेस क्या हुए, जो जो उन्होंने बताया कि उसमें उसमें चेंज क्या क्या है उसमें। अब हम देखेंगे कि डाल्टन के जो एटॉमिक थ्योरी में क्या क्या उसमें खामियां थी, क्या क्या उसमें चेंजेस हुए। तो सबसे पहले जो बेसिक कैरेक्टर था, नो एनी चेंज इन बेसिक कैरेक्टर। इसके बेसिक कैरेक्टर में कोई चेंज नहीं था। बेसिक कैरेक्टर क्या है कि जो एटम्स है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जो एटम है स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि किसी भी रिएक्शन में हिस्सा लेता है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। चेंज क्या हुआ कि डाल्टन ने बोला था कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जबकि ऐसा नहीं है। डाल्टन के बताने के बाद से इलेक्ट्रॉन हुआ, प्रोटॉन हुआ, न्यूट्रॉन हुआ, इसका खोज हुआ। इलेक्ट्रॉन थॉमसन ने खोजा, इसको रदरफोर्ड ने, प्रोटॉन को रदरफोर्ड, इसको चैडविक ने। ये तो हो गया, इन्होंने बताया था कि जो एटम है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी मैटर का, लेकिन उसके बाद एटम का डिफरेंशिएशन हुआ और उसमें से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसके बारे में जानकारी मिली। फिर इन्होंने बताया था कि जो एटम होता है किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का जो उसमें एटम्स होते हैं वो सारे एक जैसे होते हैं, लेकिन जब हम आइसोटोप्स देखते हैं, कार्बन 12 देख लीजिए, कार्बन 13 देख लीजिए, तो इसका एटॉमिक मास, ये दोनों सेम एलिमेंट्स के एटॉमिक मास अलग अलग हो जाते हैं। इसका एटॉमिक मास 12, इसका एटॉमिक मास 13, यहाँ पे ये फेल कर जाता है। फिर इन्होंने ये बोला था कि डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन आर्गन और कैल्शियम दोनों का एटॉमिक मास 40 होता है। तो बस यही यहाँ पे इन्होंने
तीन जगह जो इनके जो चेंजेस हुए हैं या फिर इन्होंने जो कमियां जो इनकी मिली है वो यही है कि सबसे पहले तो इन्होंने जो स्मॉलेस्ट यूनिट बताया है किसी भी मैटर का, जो स्मॉलेस्ट एक्सट्रीमली स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो बताया है उसको इन्होंने एटम बताया था। डाल्टन ने एटम को बताया था कि उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, लेकिन उसके बाद तीन एटम्स में तीन हो गए, एटम्स में तीन डिवीजन हो गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके बाद जो इन्होंने बताया था कि किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट में जो उसका एटॉमिक मास होगा, किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट में जो उसका एटॉमिक मास होगा वो बराबर होगा, लेकिन एक ही एलिमेंट का दो एटॉमिक मास यहाँ पे निकल के आया है, जो जिसको आइसोटोप्स बोलते हैं। आइसोटोप्स इन्होंने बोला था कि एक जो किसी भी पर्टिकुलर कोई एक एलिमेंट है उसमें जो भी एटम्स होंगे वो एक जैसे होंगे, लेकिन यहाँ पे एटॉमिक मास कार्बन 12 का 12, कार्बन 13 का 13। उसके बाद उन्होंने बोला था कि डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मासेस होंगे वो डिफरेंट होंगे, लेकिन आर्गन का और कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है, जो कि डिफरेंट एलिमेंट्स के एटॉमिक मास अगर सेम हो उसको हम बोलते हैं आइसोबार्स। ये हमारा हो गया आइसोबार से ही जो चेंजेस डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के हैं, यही सारे चेंजेस हैं। इसके अलावा अब हम देखेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एंड लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बीच में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को तुरंत ही एक्सेप्टेंस मिल गया। क्यों मिला? क्योंकि जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी था वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के आधार पे बेस्ड था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में हम लोगों ने देखा था कि जो रिएक्टेंट का मास है और जो प्रोडक्ट का मास है वो केमिकल रिएक्शन में बदल नहीं रहा, वो सेम रह रहा है। तो पहला तो यहाँ से वो एक्सेप्टेंस मिला, और दूसरा ये हुआ कि जो लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन था जो खुद डाल्टन ने दिया था, वो किस पे बेस्ड था? इट वाज बेस्ड की जो डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स थे वो आपस में कंबाइन एक फिक्स होल नंबर रेशियो में कंबाइन होते थे। यहाँ से इन दो चीजों के वजह से जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी इसको तुरंत ही एक्सेप्टेंस मिल गया।